आज का हमारा विषय है भूकंप। भूकंप के विषय में आज पढ़ा जाएगा। देखिए, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ भूकंप लिखा हुआ है और ये मैंने चित्र भी बनाया हुआ है, यहाँ उसका डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं। देखिए, भूकंप के अर्थ का। भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कांपना। भूमि का कांपना ही क्या है? भूकंप है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं भूमि कांपने के। तो उससे सबसे पहले इसका अर्थ हमने जान लिया। अब एक सिद्धांत की बात करते हैं। एक सर्वमान्य सिद्धांत जो है, बिग बैंग थ्योरी आई है, जिसको अधिकांशतः लोग मानते हैं, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या थी, यहाँ बता देते हैं आपको। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत एक आया था। इसमें जॉर्ज लेमेंटेन ने कहा था कि पूरा ब्रह्मांड में जो भी पिंड हैं सब एक ही में ही समाहित थे और मटर के दाने के समान उनका आकार था। मतलब आकार मटर के दाने के समान था और एक ही में ही समाहित थे। तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जितने भी पिंड हैं सब एक ही में समाहित थे। अब ये क्या था कि ये तप्त था, बिल्कुल लाल। अब इसमें क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद इसी से सूर्य, चंद्रमा, तारे, जितने भी आकाशीय पिंड बने सब इसी से टूटने के बाद बने। अब फिर क्या हुआ, क्योंकि ये तप्त था तो जो भी पिंड इससे अलग हुए वो भी तप्त थे। अब उनके ठंडे होने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। जैसे सूरज जो है, तारा है, वो भी इसी में समाहित था, वो भी अलग हुआ, तो अब उसमें ठंडे होने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। आधा ठंडा हो चुका, आधी उसकी आयु अभी सूरज की बाकी। उसी तरह इसी में से पृथ्वी निकली जो है, इसी पिंड में से पृथ्वी निकली जो है। पृथ्वी पे जो है 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें हैं। तो चूंकि ये तप्त थी तो इसमें क्या हुआ, प्लेटें पड़ गई। ठंडे होने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, प्लेटें पड़ गई, तो वो क्या बन गया, भूमि। लेकिन इसके अंदर अभी भी ऊर्जा जो है समाहित है। जब किसी चीज़ के अंदर ऊर्जा समाहित होगी तो उसमें गैस, ज्वाला सब निकलेगा या प्रेशर देगा। तो क्या होगा उस स्थिति में, अगर बीच में मान लीजिए ऊर्जा है, अगर वो प्रेशर प्लेट पे दे रही है तो ऊपर की तरफ भूकंप जरूर आएगा। तो एक कारण तो आपका ये भी हो गया भूकंप आने का। तो इसको हमने जोड़ लिया किससे, बिग बैंग थ्योरी से। अब आइए वापस चलते हैं। भूकंप, इसका अर्थ हम लोग जान लिए हैं। भूकंप 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक, एक मानवीय। तो प्राकृतिक में देखिए क्या क्या होता है। एक कारण होता है जैसे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप आ सकता है। ज्वालामुखी अंदर से प्रेशर मान लीजिए पड़ा जो है, ऊपर की प्लेट कमजोर है तो उसको तोड़ के जो है ज्वालामुखी निकल जाता है, तो उसकी ऊर्जा से आसपास की धरती भी कांप जाती है। तो वो भी एक कारण प्राकृतिक हो गया भूकंप आने का। विवर्तनिक अस्थिरता, तो पृथ्वी के ऊपर जो प्लेटें हैं अगर कमजोर हैं, अस्थिर हैं, उसके नीचे अगर टूट फूट है तो वो समायोजन करती हैं, उसके कारण भी भूकंप आता है। वलन, प्लेट के अचानक ऊपर उठने से भी भूकंप की स्थिति आएगी। भ्रंशन, उसके दबने से भी भूकंप की स्थिति आएगी। प्लस अगर भूगर्भिक गैसों का फैलाव, अंदर जो गैसें हैं पृथ्वी के अंदर जो है, वो अपना प्रेशर अगर ऊपर की ओर डालती हैं तब भी जो है भूकंप की स्थिति आती है। तो ये सब कारण किससे संबंधित हो गए, ये हो गए प्राकृतिक कारण। ठीक है, अब देखिए कुछ मानवीय कारण भी होती है। मानव ने भी अवैज्ञानिकता के कारण कई ऐसे कृत्य कर दिए हैं जिसके कारण भूकंप आते हैं जो है। देखिए कैसे क्या है, सड़कों जो अस्थिर भूभाग है वहाँ सड़कें बना देने से क्या होता है कि उस पर जब प्रेशर पड़ता है तो वहाँ भी भूकंप की स्थिति आती है। बांधों, बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, उसके पानी जब गिरते हैं तो वहाँ भूकंप की स्थिति आती है। विशाल जलाशयों, परमाणु परीक्षण वगैरह के जब किया जाता है तो उसमें इतना फोर्स, ताकत होती है कि आसपास की जमीनें जो हिल जाती हैं तो उसमें भी भूकंप की स्थिति बनती है। तो ये आप जान के 2 प्रकार के भूकंप होते हैं, मानवीय और प्राकृतिक। अब देखिए जब भूकंप आने वाला होता है तो उससे पहले ही वातावरण में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन सी गैस भूकंप आने की पूर्व सूचना देती है, या कौन सी गैस भूकंप जब आने वाला होता है तब उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा रेडान गैस होती है ये। फिर देखिए मैंने यहाँ लिखा है भूकंप उत्पत्ति। यहाँ मैंने चित्र बनाया हुआ, डायग्राम देख लीजिए। ये पृथ्वी के अंदर की स्थिति है, जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, भूकंप मूल। ये पृथ्वी के नीचे जो है भूकंप मूल होगा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फोकस। और ऊपर जहाँ सबसे पहले भूकंप प्रकट होगा, जहाँ उसका फोर्स सबसे पहले पहुंचेगा, उसको बोलेंगे भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर। तो कई बार एग्जाम में आया है, याद रखिएगा एपिसेंटर किसे कहते हैं या भूकंप मूल किसे कहते हैं। ये याद रखिएगा, जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, जहाँ से जिस क्षेत्र से, उससे भूकंप मूल कहते हैं। जहाँ सबसे पहले प्रभाव डालता है उसको भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर
कहते हैं। अब देखिए, भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंपों को 3 वर्गों में रखा गया। गहराई मतलब नीचे जो पृथ्वी के नीचे गहराई है उसके आधार पर भूकंप को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा गया। 3 कौन कौन है देख लीजिए। पहला है सामान्य भूकंप, जो हल्के भूकंप आते हैं उनकी गहराई कितनी होती है? 0 से 50 किलोमीटर तक। नीचे पृथ्वी के नीचे जो है, जो उनका मूल होगा कहाँ तक होगा? 0 से 50 किलोमीटर तक। तो वो कैसे भूकंप होंगे? सामान्य भूकंप। दूसरा नंबर देखिए, मध्यवर्ती भूकंप। मध्यवर्ती मीडियम तरीके के भूकंप होंगे। इनके लिए जो भूकंप मूल होगा वो 50 से लेकर 250 किलोमीटर के बीच रहता है। तो ये होते हैं क्या? मध्यवर्ती भूकंप। तीसरे भूकंप हैं गहरे या पताली भूकंप। ये इसका मूल जो है बहुत ही नीचे होता है। कितना होता है? 250 से लेकर 700 किलोमीटर तक रहता है। तो ये उत्पत्ति हो गई इनके मूल के आधार पर। अब एक चीज और याद रखिएगा, भूकंप के दौरान जो ऊर्जा भूकंप मूल से निकलती है उसे क्या कहते हैं? एग्जाम में आया हुआ, भूकंप मूल से जो ऊर्जा निकलती है उसको प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं, या इंग्लिश में कहेंगे इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक एनर्जी, याद रखिएगा। अब देखिए, भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं। कितने प्रकार की तरंगे निकलती हैं? तो ये 3 प्रकार की निकलती है, संख्या याद रखिएगा। पहली तरंग कौन सी है? प्राथमिक अथवा लंबात्मक तरंगे। इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्राइमरी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, तो ये पहला ये हेडिंग हो गया। इसके अंतर्गत देखिए विशेष बातें क्या है। इन तरंगों को पी तरंगे भी कहते हैं। प्राथमिक तरंगों क्या बोलते हैं? पी तरंगे भी कहते हैं। ये अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य कैसी इनकी चाल होगी? अनुदैर्ध्य जिस तरह ध्वनि चलती है उस तरह ये अनुदैर्ध्य होती है। सर्वाधिक तीव्र गति, तीनों जो तरंगे हैं, प्राथमिक, अनुप्रस्थ और धरातली, इन तीनों में सबसे अधिक तीव्र गति होती है प्राथमिक की। और गति अगर औसत की बात करें जो है तो 8.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है एनसीईआरटी के अनुसार। ये औसत मैं बता रहा हूं आपको। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में चल सकती हैं। प्राथमिक तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में विचरण कर सकती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, तरल में थोड़ा उनकी गति क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। और ये अनुप्रस्थ तरंगों की अपेक्षा 63% अधिक तीव्रता वाली होती हैं, ये याद रखिएगा। तो ये हो गई प्राथमिक तरंगे, इनकी विशेषता पूछता है, इनके बारे में पूछता है एग्जाम में। दूसरा है आपका अनुप्रस्थ अथवा गौड़ तरंगे, इंग्लिश में कहेंगे सेकेंडरी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। इसको एस तरंगे भी कहते हैं। अनुप्रस्थ अथवा गौड़ तरंगों क्या बोलते हैं? एस या सेकेंडरी तरंग भी कहते हैं। ये कैसी चलती है? प्रकाश तरंगों की भांति अनुप्रस्थ चलती हैं। कैसी चलेंगी? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। सिर्फ ठोस में गमन कर सकती हैं। तरल में क्या होता है? सेकेंडरी तरंगे लुप्त हो जाती हैं। और प्राइमरी तरंगों की अपेक्षा इनकी गति 40% कम होती है। औसत में अगर लीजिए तो एनसीईआरटी के अनुसार 4.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति लगभग इनकी होती है। अगला है तीसरा, धरातली तरंगे, इंग्लिश में बोलेंगे सरफेस आर लॉन्ग पीरियड वेव्स। ठीक, तो इनको देखिए याद के एल तरंगे भी कहते हैं। धरातली तरंगे को एल तरंगे भी कहते हैं। ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। किस भाग को? देखिए पृथ्वी बनाया हूं मैंने, इसके ऊपर ही प्रभावित करती है। ये सबसे धीमी गति होती है, सबसे धीमी होगी तो सबसे देर से पहुंचेगी, लेकिन इसका प्रभाव सबसे विनाशकारी होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही सतह पे हम लोग रहते हैं और सतह पे ही चलती है। तो सबसे खतरनाक तरंग कौन सी होती है? तो एल तरंग होती है। सबसे हानिकारक पूछेगा तो एल तरंग सबसे हानिकारक तरंग होती है। अब देखिए, भूकंप तीव्रता के मापन के लिए जो है, जिसे मापन किया जाता है उसको भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप तीव्रता का मापन जिससे किया जाता है, जिस स्केल से, उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। कई बार एग्जाम में आया है कि भूकंप में का नापन किससे होता है? सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी से। इसके 3 स्केल हैं। कितने स्केल हैं? 3 स्केल हैं। इन स्केलों के बारे में पूछा है तो याद रखिएगा, तीनों याद कर लीजिएगा। पहला है राशि फेरल स्केल। राशि फेरल स्केल, इसका मापक 1 से 11 तक रखा गया है। इसका जो स्केल मापक रहेगा 1 से 11 तक रहेगा। दूसरा है मर्केली स्केल, यह अनुभव प्रधान स्केल है। इसके मापक की संख्या कितनी होती है? 12 तक होता है। 12 तक मापक होता है इसका। रिएक्टर स्केल तीसरा है, यह गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है। यही एग्जाम में ज्यादा पूछता है, 0 से 9 तक होती है। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। यानी जो 0 से 9 दिया हुआ है, तो जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप आया 7 की तीव्रता रिएक्टर स्केल में, तो अगला जो भूकंप जो 8 वाला होगा, ये 7 से 10 गुना अधिक शक्तिशाली 8 वाला भूकंप होगा।
अगर 8 का जहां आता है, और 9 वाला जो है 8 का 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। तो यही कह रहा है कि रिएक्टर स्केल में प्रत्येक अगली इकाई जो है अपने पिछली इकाई से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। अब देखिए, विश्व में सबसे अधिक जो भूकंप आते हैं वो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में भूकंप आते हैं। लगभग कितना होता है, ये 63% होता है। इस क्षेत्र में चिली, अलास्का, कैलिफोर्निया, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि आते हैं। तो इन देशों में अधिक भूकंप आते हैं जो है। और भारत के बारे में जो भूकंप क्षेत्र हैं उसके बारे में अलग से नक्शे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।